Hello students, welcome to Dia Educates. Smart Mind, Smart Solutions. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी तिवारी योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है, गोल गाइडर्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि अब हम आपका फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स में वो बहुत क्वालिफाइड है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट? तो हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उस पे बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आपको क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 2021. Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, and उनके पास 18 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैकल्टी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी है, टीचिंग भारत की एक्स फैकल्टी रह चुकी हैं, एग्जाम फेयर की एक्स कंटेंट क्रिएटर है 11th और 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो बेसिकली हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम। हमारी कोशिश है कि आप अपने गोल अचीव कर पाए। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने एंड fill the above link given there and then you will join directly to our group that is दिया जेम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जेम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जेम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 9 साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे जाके थ्योरी क्लासेस में, जहाँ पे हमने टॉपिक कवर किए थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड और द अदर टॉपिक्स, जहाँ पे हमने बेसिकली ग्रेविटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे, जहाँ पे हमें ग्रेविटेशन के बारे में पता लगता है, जिस फोर्स से हमारी जो बॉडीज हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती हैं विद द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि हम पार्ट 3 में जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है थ्रस्ट, प्रेशर, बायोंसी, Archimedes principle and its applications, density and relative densities. So हम ये टॉपिक्स अब की वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछली जो वीडियोस थी those were the theory classes, जहाँ पे हमने उनके रिलेटेड क्वेश्चन सेशंस भी रखे थे, जहाँ पे हमने आपको उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो बताए थे और आपको बोला था अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, हम आपको उनके सॉल्यूशंस देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारा थर्ड पार्ट, जहां से हमारा ग्रेविटेशनल जो हमारा चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन, जिससे ये लास्ट पार्ट है जहां पे आपकी थ्योरीज खत्म होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, जहां पे आप प्रेशर जो लगता है या कोई चीज फ्लोटिंग या फ्लोट करती है या फिर आपको देखना है डेंसिटी क्या है, उस चीज के बारे में आप पढ़ेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज थ्रस्ट। सो व्हाट इज थ्रस्ट? Thrust is the force acting on an object perpendicular to the surface. थ्रस्ट स्टूडेंट्स एक फोर्स है कि अगर आपका सरफेस इस तरह परपेंडिकुलर है तो जो आपकी थ्रस्ट फोर्स है वो इस तरह से लगती है 90 डिग्री के एंगल पे, जो कि ये आपकी फोर्स लग रही है। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ देखिए, ये जो आपका सरफेस है यहाँ पर ये है एक, जिसपे आप एक कील इंसर्ट कर रहे हैं। कील का जो ऊपर का ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, ये ऐसा सरफेस है दैट इज,
और जो आपकी फोर्स लग रही है वो आप उससे ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये कील अंदर चली जाए। सो बेसिकली यहाँ क्या लग रही है, ये फोर्स परपेंडिकुलर है टू द सरफेस। सो ये जो फोर्स होती है, जो फोर्स एक परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, वो फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। और फोर्स की यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन। सो थ्रस्ट एक फोर्स है, तो इसके यूनिट्स भी क्या है, न्यूटन। सो बेसिकली थ्रस्ट एक फोर्स है जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, जिसकी हमारी ऐसे यूनिट है न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज प्रेशर? सो स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक फोर्स है जो एक्ट करती है पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, कि एक पर यूनिट मींस एक यूनिट एरिया में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। कि एक पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उस पे कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज नोन एज प्रेशर। फिर चाहे वो फोर्स परपेंडिकुलर हो, चाहे वो फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लग रही हो, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लग रही है दैट इज नोन एज द प्रेशर ऑफ द फोर्स ऑन दैट एरिया। और प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? प्रेशर को हम थ्रस्ट अपॉन एरिया से निकालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? थ्रस्ट। फोर्स परपेंडिकुलर होगी तो इट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, एंड अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो इट्स अ जनरल फोर्स। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया स्टूडेंट्स? थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो स्टूडेंट्स, आपका थ्रस्ट क्या होता है न्यूटन में, और एरिया किसमें आएगा आपका? मीटर स्क्वायर में। सो इसके यूनिट्स क्या आ गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप बताइए इसके यूनिट्स क्या होते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से एक मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सो इट इज केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपके इसके यूनिट्स आ जाएंगे, दैट इज द यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन द एसआई सिस्टम। सो ऐसे यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पास्कल। वो जो हमने यूनिट्स पढ़े वो तो जनरल यूनिट्स हैं जो आपकी एक्सप्लेनेशन में बेसिकली हम प्रेशर को पास्कल में डिफाइन करते हैं। प्रेशर की जो यूनिट्स हमने उसको नाम दिया है दैट इज पास्कल। जैसे कि फोर्स जो है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम उसे बोलते क्या है? हम उसे न्यूटन बोलते हैं, जिसे हम एन से डोनेट करते हैं। वैसे ही हम प्रेशर को पास्कल बोलते हैं जो कि हम पी ए से डोनेट करते हैं, जहां पे आपको 1 पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि वहां पे आपका पास्कल दैट इज आपकी जो ऐसा यूनिट आई थी दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे 1 पास्कल बोलते हैं। सो बेसिकली 1 पास्कल क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1 पास्कल एक फोर्स है 1 न्यूटन की जो 1 मीटर पर स्क्वायर में एक्ट कर रही है। मींस अगर आपका एक 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस है, एक सरफेस है जिसका आपका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, उस पे जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन है, तो आपका प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपका ये जो एरिया आता है ये आपका 1 मीटर स्क्वायर है, और इसमें जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं फिंगर से वो 1 न्यूटन है। सो आपका जो प्रेशर है वो इक्वल टू 1 पास्कल आ जाता। सो एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं। नाउ भी हमें प्रेशर की एप्लीकेशन, प्रेशर को कहाँ देख सकते हैं, प्रेशर पे कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं? द फर्स्ट इज स्कूल बैग्स। सो स्कूल बैग्स में स्टूडेंट्स क्या होता है? स्कूल बैग्स के बहुत ही वाइड स्ट्रैप्स होते हैं, आपने देखा होगा। कोई पतले से स्ट्रैप्स नहीं होते, स्कूल का बैग है काफी चौड़े स्ट्रैप्स होते हैं, आपने यहाँ से देखा होगा स्टूडेंट्स। अगर आप ये बैग नोटिस करें तो इसके स्ट्रैप्स काफी चौड़े हैं। We know that pressure is inversely proportional to area. हमने अभी तक क्या पढ़ा स्टूडेंट? That pressure is equals to force upon area होता है। So students, यहाँ से force क्या है? Force inversely proportional है area के। मीन्स अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर आपको कम लगाना पड़ेगा, और अगर आपका एरिया जो है वो छोटा है सो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो इसलिए क्या होता है? सो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर होगा। तो इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह लिखेंगे कि जो स्ट्रैप्स हैं वो बहुत ही वाइड होती हैं, बिकॉज बाय कीपिंग देम वाइड, उन्हें वाइड रखने की वजह से क्या होता है? एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर्स बिकम लेस। मीन्स होता है कि स्टूडेंट स्ट्रैप्स वाइड होने की वजह से जो आपका एरिया है वो इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज हो जाता है, आपको प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ता है। और एक चाइल्ड
बैग को इजिली अपने शोल्डर्स पे लिफ्ट कर पाएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर जो है वो कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वाइड रखने की वजह से आपका एरिया जो था वो इंक्रीज कर गया, ड्यू टू विच आपका प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एक चाइल्ड को इजिली वो उसे बैग को लिफ्ट कर सकता है, उसे मुश्किल नहीं होगी, उसको शोल्डर्स में पेन नहीं होगा एंड वो इजिली उसको लिफ्ट करके कहीं पे भी मूव कर सकते। नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज दिस, कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट पेंसिल हील्स पहन के सैंड पर वॉक करना। आप शूज पहन के वॉक कर सकते हैं, आप नंगे पैर मूव कर सकते हैं जब आपने कुछ ना पहनो, बट हील्स के साथ क्यों इतना मुश्किल होता है आपको सैंड पर वॉक करना? हम जानते हैं कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, बाय बिकॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो दैट्स व्हाई एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। सो होता है ये स्टूडेंट्स कि आपकी जो हील्स है इन पे आपका एरिया बहुत ही कम है। आप देखेंगे छोटे से जगह पे ये हील्स इस तरीके से होती है, तो ये एरिया बहुत कम है, जिस वजह से ये प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर देता है यहाँ पर और वो सैंड में घुस जाता है, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपका मूव करना in sand when you are wearing heels or pencil heels. So इसके स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं that pencil heels have very less area. Pencil heels का एरिया क्या होता है? बहुत ही कम होता है, which is in contact with sand. वो भी कौन से एरिया? जो आपका pencil heels किस टाइप की होती है? कुछ इस तरह की होती है, राइट? कि जिनमें यहाँ पे हील्स होती हैं, कुछ इस तरह से आपकी सैंडल होती है जहां पे यहाँ पे हील्स होती हैं। So ये जो आपका नीचे का पेंसिल हील का एरिया है वो इतना कम होता है और सैंड से कांटेक्ट में वही आ रहा है और वो इतना कम है। सो जो प्रेशर आपका एक्सर्ट हो रहा है सैंड पर वो इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि जिसकी वजह से हील्स क्या होती है? सैंड के अंदर घुस जाती है। सो हील्स क्या करती है स्टूडेंट्स? हील्स आपकी सैंड के अंदर धस जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए वॉक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नाउ हम स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखेंगे हम इसके थ्रू कि हम कैसे प्रेशर निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। कि आप एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑफ 100 न्यूटन, सो आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फोर्स क्या दी हुई है? इक्वल्स टू 100 न्यूटन और आपका जो एरिया है वो इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका प्रेशर क्या आ जाता है? हमें पता है प्रेशर किसके इक्वल है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ये तो बहुत इजी। आप भी कहेंगे मैम आप ये क्यों कर पा रहे हो, बट इट जस्ट अ नॉर्मल फॉर्मूला कि अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज दी हुई है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि प्रेशर क्या आएगा। सो प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स अपॉन एरिया। सो यहाँ पे फोर्स कितनी दी हुई है? 100 न्यूटन एंड आपको एरिया क्या दिया हुआ है? 20 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 0 से कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से प्रेशर क्या आ गया? प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट या ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। सो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। सो हम देखते हैं अगला एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया दैट इज अ वुमन इज वेयरिंग शार्प हील शूज। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स उसने शार्प हील शूज पहने, दैट मींस पेंसिल हील्स जिनके एरिया बहुत ही कम होता है। अगर वुमेन का मास 50 kg है, दैट इज मास ऑफ द वुमेन, वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको? 50 kgs एंड एरिया ऑफ वन हील आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हील तो उसने दो पहनी है बट एक का एरिया दिया गया है स्टूडेंट्स कि आपकी एक हील जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वही दूसरी हील भी करेगी। सो आपकी एक हील का जो प्रेशर है दैट इज एरिया जो है वो आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सो आपको बताना है कि प्रेशर जो है ग्राउंड पर क्या एक्सर्ट होगा ऑन जस्ट वन हील। उस एक हील की वजह से क्या प्रेशर वुमेन एक्सर्ट करेगी ऑन द ग्राउंड। सो स्टूडेंट्स एज यू नो कि जो आपका प्रेशर है वो क्या होता है? प्रेशर आपका जो निकलता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया।
सो स्टूडेंट्स फोर्स क्या होता है? आपकी यहाँ पे कोई फोर्स जो वुमेन एक्सर्ट कर रही है, जो फोर्स, वो उसके वेट के इक्वल आएगा जो उसका अपना वेट है। आपको मास गिवन है, तो स्टूडेंट्स आप वेट कैसे निकाल सकते हैं? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि वेट इज इक्वल्स टू mg होता है, जहां पे मास कभी चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स मास क्या दिया हुआ है आपको? 50। यहाँ पे आप g की वैल्यू आप ले लेंगे 10, क्योंकि यहाँ से आपका जो g है वो कांस्टेंट है 9.8, पर जस्ट बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ द क्वेश्चन आप इसे 10 ले लेंगे। सो आपका वेट क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन, और यही आपकी फोर्स लग रही है। सो यहाँ पे वेट इज इक्वल्स टू फोर्स है, दैट इज 500 न्यूटन, और आपका जो एरिया है ऑफ वन हिल दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका प्रेशर क्या एक्सर्ट हो रहा है ग्राउंड पर? दैट इज 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये प्रेशर जो है दैट इज ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हील जो है, एक हील एक्सर्ट कर रही है ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ से आपका प्रेशर आ गया, यहाँ पे आपको आपका सॉल्यूशन मिल गया। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो अब हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। सो बेसिकली हम पहले देखेंगे स्टूडेंट्स की फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स। सो व्हाट इज फ्लूइड? सो पहले हमें पता होगा कि हम फ्लूइड्स क्या होते हैं, तभी हम पढ़ सकते हैं कि फ्लूइड्स पे क्या प्रेशर लगता है, प्रेशर फ्लूइड्स में क्या होता है। सो नाउ सी व्हाट इज फ्लूइड्स। द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जो सब्सटेंस फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्सटेंसेस? लिक्विड मूव कर सकते हैं, गैसेस। सॉलिड्स कैन नॉट मूव स्टूडेंट्स, सॉलिड कैन नॉट मूव और फ्लो। सॉलिड्स को मूव तो कर सकते हैं उठाकर, बट वो फ्लो नहीं कर सकते, सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स ही फ्लो कर सकते हैं। सो बोथ आर कॉल्ड fluids. So out of all liquid and solids, water and air are common examples of fluids. कि मतलब जितने भी सारे लिक्विड और सॉलिड्स हैं, उनमें से जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जो कॉमन एग्जांपल्स है फ्लूइड्स के, दोज वर वाटर एंड एयर, जो हर जगह रहते हैं, दोज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड्स। वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड and air is an example of, water is an example of a liquid and air is an example of गैशियस। सो ये आ गए स्टूडेंट्स आपके दो, जो आप कह सकते हैं कि आपके दो एग्जांपल्स है फ्लूइड्स के। एज वी नो दैट सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू देयर वेट, लाइकवाइज द फ्लूइड्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर एज दे मूव टू हैव वेट। सो स्टूडेंट्स होता है क्या, हम ये तो जानते हैं कि सॉलिड्स की चीज की वजह से, या सॉलिड सब्सटेंसेस की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है सरफेस पे, उनके वेट की वजह से, उनके हैवी वेट की वजह से। बट वैसे ही जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ वेट होता है। चाहे एज कम्पेयर टू सॉलिड वो वेट कम होता है, बट उनका भी वेट होता है, दैट्स व्हाई वो भी एक सरफेस पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उतना ही पर यूनिट एरिया, सो दैट्स व्हाई उनका भी प्रेशर होता है। सो लिक्विड कैन आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द, जैसे कि ये जो लिक्विड है आप यहाँ देखेंगे इन दिस एग्जांपल, जो अगर ये आपकी एक बॉटल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, सो ये पानी जो है ये इतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस पे, जितना कि एक सॉलिड एक्सर्ट करता है एक सरफेस पे। तो ये लिक्विड भी इस पे कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सो लिक्विड कैन आल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द other substances because of its weight, because it has so too much less weight as compared to the solid, but it has a weight. Like if we keep the fluid in a container, अगर हम एक कंटेनर में फ्लूइड को इकट्ठा कर लेते हैं, या एक फ्लूइड को हम कंटेनर में रखें किसी, then exert pressure on the walls of the container in all direction. अगर हम एक कंटेनर में पानी को रख देते हैं, सो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी फ्लूइड ले लीजिए, चाहे पानी लीजिए, वो इसकी वॉल्स पे हर एक डायरेक्शन पे, चाहे ये डायरेक्शन हो चाहे कोई भी हो, हर एक डायरेक्शन पे फोर्स या प्रेशर कह लो एक्सर्ट करता है। फोर्स लगाता है तभी प्रेशर की वैल्यू आती है। सो प्रेशर एक्सर्ट होता है हर तरफ में, हर एक डायरेक्शन में। जैसे कि ये पानी यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बैलून फ्लो हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स यहाँ एक्सर्ट होगी वो इसे फुला देगी। अगर ये गैसियस में ये फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स जो है, प्रेशर जो है एक्सर्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बाइंड फोर्स। सो बाइंड फोर्स क्या होती है? द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, दिस इज कॉल्ड बायंसी। सो स्टूडेंट्स होता क्या है, स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल लेते हैं। होता क्या है, जब एक अपवर्ड फोर्स लगती है, जब भी कोई बॉडी किसी भी लिक्विड में होती है, जैसे कि ये आपने एक टब लिया,
ये आपने टब लिया है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है, आपने इसमें एक बॉक्स रखा, एक छोटा सा क्यूब रखा, वो पानी के अंदर थोड़ा सा इमर्ज है, मीन्स इतना जो है वो एक पानी के अंदर इमर्ज है। सो पानी जो क्या करेगा, जब ये पानी में नीचे आया है, एक बॉडी इमर्ज है, यही तो भी पार्शली इमर्ज है, अगर ये फुली इमर्ज भी होती, सो ये जो पानी है इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ताकि ये डूबे ना। अगर लाइट वेटेड है और ये बायन फोर्स ज्यादा है, सो ये डूबेगा नहीं, जिस वजह से ये जो नीचे अपवर्ड फोर्स लग रही है इसे ऊपर की तरफ, दैट फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स। जो आपकी एक अपवर्ड फोर्स लगती है किसी भी बॉडी में जब वो पार्शली या फुली इमर्ज होता है लिक्विड में, दैट फोर्स इज कॉल्ड बायन फोर्स और बायंसी। सो बायंसी का कॉज क्या होता है स्टूडेंट्स? What is the cause of buoyancy? When an object is immersed fully or partially in a fluid, then force acts on it from all the four sides. जब भी कोई बॉडी इमर्ज होती है वाटर में, वाटर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हम जल्दी ज्यादा देख लेते हैं, वरना कोई भी फ्लूइड में जब आपकी बॉडी इंसर्ट होती है या फिर इमर्ज होती है, सो वो अपनी नीचे से जो होता है, जो फोर्स एक्ट ऑन इट फ्रॉम ऑल साइड, हर साइड से उस पे फोर्स लगती है, क्योंकि उसने वो एक नहीं, पानी नॉर्मल अपने लेवल पे था, उसमें आपने एक चीज अंदर इमर्ज की है, तो वो उस चीज पर सारी डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो जो साइड फोर्सेस होती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ये आपका क्यूब है और ये आपका पानी है, तो यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी फोर्स लगती है, तो साइड फोर्सेस क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, बट जो बचती है वो सिर्फ अपवर्ड फोर्स बचती है। तो द फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम अप एंड डाउन आर नॉट इक्वल, क्योंकि ऊपर से वेट की फोर्सेस लग रही हैं, पानी का नहीं, और नीचे से पानी जो है या फिर कह लो आपका फ्लूइड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो दोनों फोर्सेस अनइक्वल हो जाती है। सो द फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम डाउन इज मोर, जो फोर्स नीचे से लग रही है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। आपकी नीचे से जो फोर्स लग रही है और एज कम्पेयर टू अपवर्ड, नीचे की फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई आप उसे एक अपवर्ड फोर्स की तरह, आपकी नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड buoyant force, all called buoyant. Now we take some activities to study buoyancy. हम activities लेंगे buoyancy को study करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक small metal cylinder लिया है और उसे suspend किया है with the help of a hook of a spring balance. You will notice that its weight is 150 ग्राम in air. जब आपने स्टूडेंट्स एक सिलेंडर लिया तो उसका जो वेट था वो एयर में किया था 150 ग्राम्स उसका वेट था। नाउ लोअर इट इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग वाटर, हमने उसे एक कंटेनर में रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ था, हमने उसमें उसे रखा। वी विल सी दैट द वेट ऑन स्प्रिंग बैलेंस डिक्रीजेस टू 140 ग्राम। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसे पहले एक स्प्रिंग बैलेंस की हुक से कनेक्ट किया था, तब इसका वेट था 150 ग्राम्स। अब हमने जब उसे पानी में डाल दिया तो उसका वेट क्या हो गया स्प्रिंग बैलेंस से 140 ग्राम, दैट मीन्स वो लाइट हो गया। मीन जो फोर्स उसकी नीचे पहले क्या लग रही थी स्टूडेंट्स, उसकी फोर्स लग रही थी mg, वो 150 ग्राम थी, अब mg कम हो गया, दैट मीन्स उसे नीचे से कोई फोर्स मिली होगी जिसने उसको कम करा। तो वो जो फोर्स है स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली उसका पता करना है कि वो फोर्स क्या लग रही है। सो नाउ स्टूडेंट्स हुआ क्या, नाउ लोअर इट मोर इनटू द कंटेनर। अब हमने क्या किया, हमने जो बीकर में, हमने ये हमारा बीकर था, हमने इसमें पानी लिया था, हमने सिलेंडर को पहले थोड़ा इमर्स किया था, अब हमने उसे थोड़ा ज्यादा इमर्स कर दिया। ज्यादा इमर्स करने की वजह से क्या हुआ, लार्ज वॉल्यूम सिलेंडर का पानी के अंदर इमर्स्ड हो गया, जिसकी वजह से आपको जो वेट था वो और ज्यादा डिक्रीज हो गया। अब वो वेट पहले क्या हुआ 150 से वो 140 गया था, अब वो 150 से 130 ग्राम्स चला गया। We notice that as we keep on lowering the cylinder, the weight lost keeping on increasing. तो अब हो क्या रेस्टोरेंट, जैसे जैसे हम सिलेंडर को नीचे पानी की तरफ डाल रहे हैं, हम पानी में डुबा रहे हैं, वैसे वैसे उसका जो वेट है वो जो कम हो रहा है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वेट बहुत ही ज्यादा लॉस्ट होता जा रहा है जैसे जैसे हम उसको कर रहे हैं। तो वेट लॉस जो है वो बढ़ रहा है, मतलब कि पहले वो 150 हुआ, 140, फिर 130, तो ना अगेन वो और कम हो जाएगा। But once fully immersed, the more loss in weight is not seen. It becomes stable now. कि जब हमने उसे fully immerse कर दिया पानी में तो उसका ज्यादा वेट लॉस हमें देखने को नहीं मिला, उसके बाद वो एक तरह से स्टेबल हो गया। मीन्स कि ये आपका पानी था स्टूडेंट्स, ये आपका टब था, ये आपका पानी था, जब हमने इसे पूरा इमर्स कर दिया पानी के अंदर, तो अब ये वेट, अब इसे और नीचे ले जाएंगे, तो अब इसमें वेट जो है वो आपको कम होता नहीं दिखेगा, अब वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो नीचे से फोर्सेस आ रही थी वो पानी के अंदर है,
सो पानी इसमें ऊपर से भी फोर्स लगा तो वो फोर्सेस इक्वल हो गई। अब ये पानी के अंदर जा चुका है, अपनी प्लेस बना चुका है। सो अब इसमें कोई भी आपको वेट लॉस देखने को नहीं मिलेगा, अब ये स्टेबल हो चुका है। सो हमारा स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूजन बेसिकली क्या निकला, as more and more cylinder is lowered, the volume of water displaced by it keep on increasing and it becomes lighter and lighter. हुआ स्टूडेंट्स ये कि जैसे जैसे आप सिलेंडर को नीचे इमर्स कर रहे थे और लोअर डाउन कर रहे थे वाटर में, the volume of water displaced by it keep on increasing. जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा था वो इंक्रीज होता जा रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जो पानी का था उसकी जगह लेता जा रहा था, जिसकी वजह से जो आपका वेट था वो लाइटर से लाइटर होता जा रहा था। So यहाँ से हमें क्या पता लगता है स्टूडेंट्स, the maximum loss in weight is when it is fully immersed in liquid. So सबसे ज्यादा लॉस कब हुआ उसका, जब वो वाटर में पूरी तरह से इमर्ज हो जाएगा तो उसका मैक्सिमम लॉस होगा, पर आफ्टर दैट उसका कोई लॉस नहीं होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। मीन सबसे ज्यादा लॉस उसका तब होगा जब वो इमर्ज हो जाएगा, बट आफ्टर दैट उसका कोई लॉस नहीं होगा। सो नाउ बायएंड फोर्स जो हमने अभी तक पढ़ी है कि वो अपवर्ड फोर्स जो लग रही है एक बॉडी पर, दैट इज नोन एज बायएंड फोर्स, वो किस किस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका फ्लूइड है, उस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम क्या है उस पर डिपेंड करती है, तभी तो पता लगेगा जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा वो डिस्प्लेस करेगा, वेट उसी ज्यादा डिक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, की आप जिस लिक्विड या फ्लूइड में उसे इमर्स कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है, बेसिकली डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। फर्स्ट डिपेंडेंस हमने क्या पढ़ी थी कि जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं बायएंड फोर्स पे, बायएंड फोर्स जिन पे डिपेंड करती है, दोज वर द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो उसकी जो हम डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं फर्स्ट हम उसके बारे में देखते हैं। एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस, कि आपका जो लिक्विड है उसमें जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, कि जो ऑब्जेक्ट हम इमर्स कर रहे हैं उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो ज्यादा जितना ज्यादा वो लिक्विड में जा रहा है द बाइंड फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा नीचे जा रहा है उसका वेट उतना कम हो रहा है, दैट मींस बाइंड फोर्स ज्यादा हो रही है उस पे। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फुली इमर्स्ड, जब वो पूरी तरह से इमर्स हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो नीचे से बाइंड फोर्स लग रही थी, जब वो पूरा पानी में डूब गया तो वो बाइंड फोर्स जो थी वो अपनी मैक्सिमम पे पहुंच गई, जिसने उसका वेट पूरा सबसे जितना कम हो सकता था उतना कम करवा दिया। एंड अब वो बाइंड फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो गई है, उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं होगी। नाउ मूव ऑन टू द Archimedes principle. What is Archimedes principle? When object is partially or fully immersed in liquid, the upward force acts on it, which is equal to the volume or weight of the liquid displaced by it. So students, basically आपका Archimedes principle बोलता है कि अगर ये आपने एक लिक्विड लिया है और आपका ये जो लिक्विड है दैट इज दिस, इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट इमर्स किया, अब आपका जो ये ऑब्जेक्ट पार्शली फुली जो भी इमर्स है लिक्विड में उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। सो बेसिकली ये अपवर्ड फोर्स उतनी ही होगी जितने इस ऑब्जेक्ट ने, ये जो इसका एरिया है, ये एरिया इसने इतना पानी जो था वो इट मींस बाहर निकाल दिया, इतना पानी उसने डिस्प्लेस किया है यहाँ से। तो जितना पानी इसके ये ऑब्जेक्ट जो इसने यहाँ आया है उसने जो डिस्प्लेस कर दिया, मींस जितना जो आपका वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स, वो किसके इक्वल होगा, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इमर्स हुआ है बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, दैट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। सो यही आपको बोला गया है कि जो आपका वॉल्यूम इमर्स हुआ उसके वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड के वो इक्वल होगा। एंड ये जो आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस हुए ये इक्वल टू अपवर्ड फोर्स होगा, कि आपकी जो अपवर्ड फोर्स लग रही है उसके इक्वल होगा। नाउ एज वी नो, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये पानी का सरफेस था, ऑब्जेक्ट इस पे परपेंडिकुलर आ रहा था, दैट मींस ये थ्रस्ट एक्ट कर रहा था ऑब्जेक्ट पे। सो जितना ज्यादा ये थ्रस्ट एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे उतना ही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट। सो बायएंड फोर्स जो है वो आपकी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की इक्वल आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका एक टब था, आपके इस टब पे आपने यहाँ पे एक नोजल लगाई थी जहां से पानी बाहर निकलता है।
यहाँ पानी निकल कर एक बीकर पर जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पानी का लेवल था। जब आपने इसमें ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करा, तो ये जो यहाँ पे आया है, इतना ही पानी यहाँ पर बह के यहाँ आ जाएगा। सो ये जो पानी फील्ड हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये किसके इक्वल होंगे, जो फोर्स अपवर्ड यहाँ पे एक्सर्ट हो रही हो। सो नाउ came to the applications of Archimedes principle. हमें कहाँ देख सकते हैं, Archimedes principle is used in determining the relative densities of substance, कि हम substances की relative density को determine करने के लिए हम use करते हैं Archimedes principle का. The first is hydrometers are used to measure density of liquids. लिक्विड्स की डेंसिटीज को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर्स का यूज करते हैं. इट्स ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. लैक्टोमीटर्स का यूज करते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क को देखने के लिए कि मिल्क कितना प्योर है अभी भी, उसके लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, बिकॉज शिप्स और सबमरीन्स भी स्टूडेंट्स वैसे एग्जाम्पल है जैसे हमने अभी देखे कि पानी में या किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में हम ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं, और शिप्स और सबमरीन्स भी इमर्स होती है. सबमरीन्स फुली इमर्स्ड होती हैं एंड शिप्स पार्शियली इमर्स्ड होते हैं. सो ये एग्जाम्पल भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का है कि आपकी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग द शिप्स एंड सबमरीन. नाउ there's a question students you have to answer first, think about it and then answer. मैं तो आपको समझा ही दूंगी पर आप खुद भी सोचो कि क्यों कुछ सब्सटेंस फ्लड करते हैं और कुछ सब्सटेंस डूब जाते हैं, कुछ सब्सटेंस तैरते रहते हैं, कुछ सब्सटेंस डूब जाते हैं. So the reason is that when object is placed in water, जब हम पानी में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, so उस पर दो फोर्सेस एक्ट करती है. फर्स्ट उसका खुद का ऑब्जेक्ट का वेट जो कि इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करता है, विच इज इक्वल टू mg. नेक्स्ट इज द अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड, की जब हम उसे नीचे अंदर पानी में डालते हैं तो नीचे की तरफ से एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर देती है परपेंडिकुलरली सरफेस पे, विच इज नोन एज बाइंड फोर्स. नो वेदर द ऑब्जेक्ट फ्लट्स और सिंक्स, that depends on which force is greater out of the two force mentioned above. ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूब जाएगा ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी फोर्स ज्यादा लग रही है. हमने दो फोर्सेस ऊपर बनाई हैं, दैट इज वन इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द अपथ्रस्ट. इनमें से कौन सी फोर्स ज्यादा है, जो फोर्स ज्यादा होगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका जाएगा. अगर तो आपकी अपथ्रस्ट फोर्स दैट इज बाइंड फोर्स ज्यादा है तो आपका ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा, और अगर आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है वो ज्यादा हो जाता है अपथ्रस्ट से, देन वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा. जैसे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपने दो ऑब्जेक्ट लिए. यहाँ पे आपकी जो वेट लग रहा था, जो वेट फोर्स थी वो कम थी और आपका बाइंड फोर्स ज्यादा थी, तो ये ऑब्जेक्ट फ्लर्ट करता रहा. एंड यहाँ पर आपकी बाइंड फोर्स कम थी थोड़ी और आपकी अपवर्ड फोर्स ज्यादा थी, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंक हो गया. सो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, इफ अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लड करेगा, वेट ज्यादा होगा तो सिंक करेगा. दोनों ही इक्वल होंगे तो द ऑब्जेक्ट फ्लड इन द लिक्विड नॉट ऑन द सरफेस. वो फ्लड तो करेगा पर लिक्विड के सरफेस पे फ्लड नहीं करेगा. देन द ऑब्जेक्ट फ्लड्स इन द लिक्विड, वो लिक्विड पे फ्लड करेगा. मीन्स ये आपका लिक्विड है, सिंक पे या अगर लिक्विड का लेवल है सिंक पे तो वो नीचे आ जाएगा एंड फ्लड में वो पार्शली रहेगा. पर जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ बीच में फ्लड करेगा, मतलब वो इस तरह से फ्लड नहीं करेगा, वो लिक्विड के अंदर फ्लड करेगा, सरफेस पर नहीं. नाउ हाउ डज अ बोट फ्लोट ऑन वाटर, कि जो बोट होती है या कोई शिप होता है वो पानी में कैसे तैरता है. When a boat is lowered into water, जब हम बोट को पानी में डालते हैं, it displaces more and more water due to which upthrust increases, वो ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करती रहती है जिसकी वजह से आपका थ्रस्ट जो है वो बढ़ता रहता है और आप जो है वो तैरते रहते हैं एज कम्पेयर टू द वेट. सो जो वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है उससे ज्यादा अपथ्रस्ट हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बोट नीचे डूबती नहीं है. द बोट स्टॉप सिंकिंग इनटू वाटर, वो डूबना बंद हो जाती है. व्हेन बायन फोर्स एक्टिंग इज जस्ट इनफ, कि बायन फोर्स इनफ है उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए इनफ है, सो वो पानी में तैरती रहती है. When the boat is floating, the weight of fluid displaced by submerged part of the ship is equal to the weight of the boat. कि जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रही है, जो फ्लोट हो रहा है, उसी के इक्वल होते हैं, जो वेट ऑफ द बोट के इक्वल होता है. Now we came to the density. What is density? It is defined as mass per unit volume of a body. कि एक मास मतलब एज मास कितना
एक बॉडी का जो वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास वो एक्वायर कर रहा है, दैट इज नोन एज डेंसिटी. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इफ मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड v इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, देन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका डेंसिटी निकल जाएगा विच इज डिनोटेड बाय रो और डिनोटेड बाय कैपिटल D. सो यहाँ पे जो इसके यूनिट्स होते हुए होंगे, मास की यूनिट्स क्या होते हैं, केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, मास का ही क्यूब. सो ये क्या आ जाएगा, केजी दैट इज मीटर क्यूब. सो ये आ गया आपका वॉल्यूम. सो इसके यूनिट्स क्या जाएंगे, केजी पर मीटर क्यूब. नाउ we came to the relative density. So what is relative density? It is the ratio of density of substance to density of water. आप किसी भी substance की अगर relative density देखना चाहते हैं तो वो क्या होता है, आप ऊपर लिखें आपकी density of substance, आपके substance की जो density है divided by the density of water, जो पानी की density है जो कि हमेशा constant रहती है. तो इन दोनों की आप रेशियो निकाल लीजिए. सो वो क्या आ जाएगी आपकी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, आल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. सो बेसिकली आपकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वो एक्चुअली एक्सप्रेसेस द हैवीनेस ऑफ सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू वाटर. कि पानी की कंपैरिजन में आपका सब्सटेंस कितना हैवी है, क्या है, वो आपको बताती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपकी गोल्ड, जैसे कि आप देखें गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी दैट इज आरडी. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, 1.5 एज कंपेयर टू वाटर. एंड आपकी आयरन की डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी इज 5. दैट मीन दिस इज 5 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की कैसे निकाल सकते हैं, उस सब्सटेंस की डेंसिटी लिखिए डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट्स सीजीएस सिस्टम में आप देखेंगे तो वो क्या होती है, 1 grams per centimeter cube. And if we talk about SI unit, so it is 10 raised to power 3 kg per meter cube. अब कहेंगे कि मैम आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम कब आपका सीजीएस में लेंगे और कब SI में लेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको सीजीएस में मींस ग्राम्स में गिवन है, सो आप लेंगे सीजीएस सिस्टम में वाटर को. अगर आपका सब्सटेंस केजी पर मीटर क्यूब में गिवन है, देन आप डेंसिटी ऑफ वाटर 10 raised to power 3 kg पर मीटर क्यूब लेंगे. सो इस तरह से आप रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट्स क्या है. सो रिलेटिव डेंसिटी के कोई भी यूनिट्स नहीं है, इट हैज नो यूनिट्स. बिकॉज आप अगर ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं और वाटर भी सेम यूनिट्स में ले रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो देयर विल बी नो यूनिट्स. एंड एज सेम विद दिस, कि अगर आपके ऊपर सब्सटेंस केजी पर मीटर क्यूब में है, डिनोमिनेटर में भी आप केजी पर मीटर क्यूब ले रहे हैं, दोनों कैंसिल कर देंगे एंड देयर विल बी नो यूनिट. सो हियर वी एंड विद दिस चैप्टर. सो यहाँ से स्टूडेंट्स आपकी सारी थ्योरी क्लास जो है वो खत्म हो जाती है, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है. एंड नेक्स्ट जो होगा वो इसके क्वेश्चन सेशंस होंगे, जहां पे हम इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे. और जो आपको समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स, आप वो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अगेन उसको एक्सप्लेन करेंगे. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है थ्योरी क्लास से रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए एंड उसे कमेंट करिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा. सो लेट एंड हियर. अब आपके कोई डाउट्स है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी क्वेश्चन सेशन में मिलते हैं आपसे. सो वहां पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें अगर इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे. सो विद दिस वीडियो we came to an end of this video, so I hope you like it. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me Mansi signing off. We meet in the next video with a new session. So till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information please visit on our website, that is diyaeducates.com.